नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां वो आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। यूं तो मैंने कभी भी भूत प्रेतों पर यकीन नहीं किया। डर और अंधविश्वास से मैं कोसों दूर ही रहा हूं। मगर कई बार हम जो सुनते, देखते और सोचते हैं, केवल वही सब सच नहीं होता। कभी कभी सच भी अविश्वसनीय और अकल्पनीय हो सकता है। मेरा सामना भी एक ऐसे ही डरावने सच से होने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसी खौफनाक घटना जिसने मेरी सोच और तमाम धारणाएं बदल कर रख दी। मेरा दोस्त विवेक, जो कभी मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हम बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। ऐसे ही एक सुबह विवेक का फोन आया। उसने मुझे अपने घर बुलाया। कारण पूछने पर उसने बताया कि हम कहीं घूमने चलेंगे। मैंने अपनी मम्मी से इजाजत ली। उन्होंने विवेक का नाम सुनते ही मुझे जाने की हरी झंडी दे दी, क्योंकि विवेक सभी की नजरों में एक अच्छा लड़का था। पट्टा जब भी मेरे घर आता तो फौरन ही मेरी माँ के चरण छूता था, इसलिए मैं तो उसे संस्कारी बाबू कहकर ही चिढ़ाता था। बहरहाल मैं उसी दिन विवेक के पास उसके घर पहुंच गया। घर कहना भी गलत होगा उसे, क्योंकि वह एक बड़े और आलीशान बंगले में रहता था। उसके पिता अखिलेश चंद शहर के जाने माने रईस थे, अनेक कंपनियों के मालिक। अलग अलग शहरों में उनके बहुत से बंगले थे, जहां अक्सर मैं और विवेक आते जाते रहते थे। इस बार भी क्या कहीं ऐसी ही जगह जाने का प्लान था। यह सब सोचते हुए जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे यूं गले से लगा लिया जैसे हम बरसों बाद मिल रहे हों। मैंने भी उसे छेड़ा, बस कर बे नौटंकीबाज, और मतलब की बात पर आ जा। बता, क्या खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में आजकल, जो मुझे सुबह सुबह यहां दौड़कर आना पड़ा? बताऊंगा यार, थोड़ी ठंड रख, विवेक ने कहा। चल, पहले पापी पेट की भी कुछ आग बुझा लें। इसके बाद एक नौकर ने हमारे लिए खाना लगाया। खा पीकर हम दोनों विवेक के कमरे में पहुंचे। वहां उसने मुझे बताया, इस बार हम नीलगिरी घाट जा रहे हैं। वहां की खूबसूरती देखकर तू नाचने लगेगा। हरियाली ही हरियाली और आसपास ऊंचे पहाड़, और उन्हीं पहाड़ों की गोद में बसे हुए नीलगिरी घाट नामक छोटे से शहर से कुछ ही दूरी पर हमारा बंगला है। हमारी अगली ट्रिप वहीं की होगी। मेरा शक आखिर सही साबित हुआ। बिगड़ा हुआ वह रईस ज्यादा एक और टूर पर जाने का जुगाड़ भिड़ा चुका था, मगर उसने इस बार अपने घर वालों से यह बात छुपाई थी कि वह नीलगिरी घाट जा रहा है। मगर क्यों? यह सवाल मेरे दिमाग में खटक गया, क्योंकि इससे पहले विवेक ने ऐसा कभी नहीं किया था। तो फिर इस बार वह ऐसा क्यों कर रहा था? जब मैंने इसकी वजह पूछी तो उसने जो जवाब दिया वह और भी ज्यादा उलझन में डालने वाला था। उसने कहा, अभी मैं तुम्हें इसकी वजह नहीं बता सकता, लेकिन वहां पहुंचकर तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा। अब चल, जल्दी से अपने सवालों का पिटारा बंद कर भाई, और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फौरन चल यहां से। मुझे इस बार कुछ ज्यादा उत्साह महसूस नहीं हो रहा था, जैसे हर बार होता था। कारण तो ठीक ठीक अभी मैं भी नहीं समझ पाया था, लेकिन कुछ तो था जिसकी वजह से मैं वहां जाने के लिए खास उत्सुक नहीं था। जाते समय विवेक ने अपने मम्मी पापा से कहा कि वह अपने दिल्ली वाले घर जा रहा है। मुझे उसका यूं झूठ बोलकर वहां से जाना ठीक नहीं लग रहा था, मगर मैं कुछ सोचते हुए चुप ही रहा। विवेक ने अपनी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो निकाली और कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े वगैरह लेकर वहां से निकल पड़ा। उसके बगल वाली सीट पर मैं बैठा था। मुझे आश्चर्य तब हुआ जब एक जगह रास्ते में कार रोककर उसने दो लड़कियों को अपनी कार में बिठाया। उनमें से एक लड़की को तो मैं भली भांति जानता था, क्योंकि वह भी कभी हमारे साथ ही पढ़ती थी। नाम था सृष्टि। और दूसरी, जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी, पूछने पर पता लगा कि वह सृष्टि की दोस्त नेहा थी। अब हम कुल 4 हो चुके थे। विवेक ने मेरी ही तरह उनको भी सुंदर सुंदर सपने दिखाकर अपने साथ चलने के लिए पहले ही तैयार कर लिया था। वह बात अलग थी कि उसने मुझसे इस बारे में पहले कुछ नहीं बताया था। करीब 2 घंटे लगातार चलते रहने के बाद हम हरे भरे पहाड़ों के बीच पहुंच चुके थे। जगह तो सचमुच बहुत सुंदर थी, जैसा विवेक ने बताया था, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर। मैंने अपने पास वाली खिड़की खोल दी और ठंडी हवा के झोंके अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। घुमावदार रास्ते पर काफी देर तक चलते रहने के बाद हमारी गाड़ी एक आलीशान और सुंदर बंगले के सामने खड़ी थी।
उसे देखकर हम सब बहुत खुश हो गए थे। बंगले से थोड़ी दूरी पर ही एक छोटा सा कमरा बना था, जिसमें से दो आदमी निकल कर आए, जो उस बंगले के चौकीदार या फिर कहो कि नौकर थे। उन्होंने गाड़ी से हमारा सामान उतारा और उनमें से एक आदमी सामान को अंदर ले जाने लगा। दूसरा वहीं रुककर विवेक से बोला, साहब, आप यूं एकदम से बिना बताए यहां कैसे? तो क्या हुआ रामलाल? विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अपना बंगला है, जब चाहे तब आ सकते हैं यहां। वह सब तो ठीक है मालिक, रामलाल ने कहा, मगर आप तो भली भांति जानते हैं कि बड़े साहब ना तो खुद ही कभी यहां आते हैं और ना ही कभी आपको यहां आने दिया आज से पहले। लेकिन आज आप यहां। ओहो, क्या रामलाल, हम सबको यूं ही बातों से पकाओगे या फिर कुछ खाना वाना भी पकाओगे? विवेक की इस बात पर लड़कियां हंस पड़ीं, लेकिन मैं कुछ और ही सोचने में मशगूल हो गया था कि उनके पापा अखिलेश चंद यहां क्यों नहीं आते थे और विवेक को भी यहां क्यों नहीं आने देना चाहते थे वे। इन सब के पीछे क्या वजह है? अब एक बात तो साफ हो गई थी कि विवेक के पापा नहीं चाहते थे कि विवेक यहां आए, इसलिए विवेक अपने घर वालों से झूठ बोलकर यहां आया था। मगर सवाल एक बार फिर वहीं आकर अटक गया था कि इतनी खूबसूरत जगह पर कोई क्यों किसी को आने से रोकेगा। फिलहाल हम सभी बंगले के अंदर पहुंच गए थे। बंगला जितना बाहर से सुंदर दिखाई देता था, उससे कहीं ज्यादा सुंदर वह भीतर जाने पर दिखाई पड़ा। कमरों की खिड़कियां खोलने पर हरे भरे पहाड़ और गहरी खाई दिखाई दे रही थी। तरह तरह के पक्षियों के सुंदर स्वर सुनाई दे रहे थे। लड़कियां तो बहुत ज्यादा रोमांचित थीं। सृष्टि ने तो विवेक के गाल पर किस कर ही दिया था। मुझे सृष्टि का यह काम गलत नहीं लगा, क्योंकि विवेक और वह एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे और बेइंतहा प्यार भी। सृष्टि की इस हरकत पर विवेक ने मुझसे आकर कहा, अबे साले शर्मीले इंसान, तू भी कुछ सीख मुझसे। ये जो नेहा को मैं यहां तक लाया हूं, वह सिर्फ तेरे बारे में सोचकर लाया हूं। बड़ी अच्छी लड़की है वह, जगह भी बड़ी रोमांटिक है। मौका देखकर मार दे चौका और कर डाल प्रपोज उसे, वरना सारी उम्र यूं ही कट जाएगी तेरी। शुक्र है कि उसकी यह बात इस वक्त नेहा ने नहीं सुनी थी, वरना पता नहीं इस पर वह क्या सोचती। मैंने तो विवेक के आगे हाथ ही जोड़ ली और कहा, अपना मुंह बंद रख बे, लव गुरु की औलाद, मुझ पर आशिकी का भूत मत चढ़ा। किसी तरह मैंने उससे पीछा छुड़ाया। थोड़ी देर बाद मैंने बंगले से बाहर जाकर रामलाल से पूछा, अखिलेश अंकल क्यों नहीं चाहते कि विवेक यहां आए? रामलाल ने कुछ बेचैनी से जवाब दिया, अगर मैं इसकी वजह बताऊं तो शायद आप उस पर यकीन ना करें। रामलाल के इस जवाब ने मेरी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ा दी थी। मैंने फिर से कहा, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। लंबी सांस लेते हुए रामलाल ने बताना शुरू किया, वर्षों पहले बड़े साहब यहां घूमने आए थे और यह जगह उनको इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने मुंह मांगी कीमत पर इस बंगले को खरीद लिया। एक से एक कीमती सामान मंगाकर इस बंगले को सजाया गया और उसके बाद एक बार बड़े साहब और उनकी पत्नी यहां पर ठहरने के लिए आ गए। मगर उसके बाद दूसरी रात में ही उनके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं, जैसे कि रात में आने वाली अजीब और डरावनी आवाजें। मेम साहब तो डर के मारे चीख ही पड़ी, क्योंकि उन्होंने एक परछाई भागती हुई देखी थी। किसी तरह उन्होंने वह रात जाग कर गुजारी, मगर अगले ही दिन वे दोनों यहां से चले गए और फिर कभी दोबारा यहां नहीं आए। उसके बाद बड़े साहब ने इसको बेचने की कोशिश की, मगर एक रात यहां ठहरने के बाद ही इसे खरीदने वाला भी यहां से डर कर भाग गया था, क्योंकि उसने भी यहां कुछ ऐसा देखा था जो सामान्य नहीं था। उसके बाद बड़े मालिक ने इस बंगले के बाहर यह कमरा बनवाया और हम दोनों को यहां रख छोड़ा। उसकी पूरी बात सुनकर मैं फैसला नहीं कर पाया कि इन बातों में कितनी सच्चाई छुपी है, इसलिए मैंने उससे दोबारा पूछा, क्या तुमने कभी रात के समय बंगले के भीतर जाने की कोशिश की है? नहीं साहब, वो डरते हुए बोला, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूं, मैं इन झमेलों में क्यों पड़ूं? और मैं तो आपको भी कहता हूं कि रात होने से पहले ही यहां से चले जाओ, क्योंकि मैंने भी कई बार अपने कानों से भयानक आवाजें सुनी हैं जो बंगले के भीतर से ही आ रही थीं। आगे मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही विवेक मुझे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर खींचने लगा। चलो यार, एक बार अंदर चलकर तो देखो कि तुम्हारी वाली नीली ड्रेस में कितनी झक्कास लग रही है। उसका इशारा नेहा की ओर था। यहां रामलाल मुझे हॉरर कहानियां सुना सुनाकर डरा रहा था और एक ये महाशय मुझे रोमांस की दुनिया के सपने दिखा रहे थे। मैंने एक बार पीछे मुड़कर रामलाल की ओर देखा और विवेक के साथ भीतर चल पड़ा। मेरे मन में अब यह सवाल घूमड़ने लगे थे
कि क्या हमको रात में यहाँ रुकना चाहिए। रामलाल ने जो कहा, क्या वह सब सच है? तो इतना बड़ा सच जानते हुए भी विवेक यहाँ क्यों चला आया? या फिर वह भी मेरी ही तरह इन सब बातों को बकवास मानता है? जो भी हो, अब मामला दिलचस्प हो चला था। थोड़ी देर बाद सूरज पश्चिम दिशा में छिपने का संदेश दे रहा था और मेरे मन में कई तरह की शंकाएं और अनसुलझे चक्कर काटने लगे थे। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। खाने पीने में ही हमें रात के 10 बज गए थे। उसके बाद हम सभी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए YouTube पर कहानियां सुनने का निश्चय किया। मोबाइल की स्क्रीन पर एक से बढ़कर एक स्टोरी दिखाई दे रही थी। उन सब के बीच एक स्टोरी के नाम पर मेरी नजर गई, जिसका नाम था खंडोबा। मैंने सोचा, ऐसे अनेक वीडियो हैं जिन पर बहुत सारे व्यू हैं, चलो आज इस कहानी को ही सुन लिया जाए ताकि कुछ नया अनुभव हो। मैंने कहानी को सुनने के लिए अभी क्लिक ही किया था कि तभी मेरे कमरे के दरवाजे को कोई जोर जोर से बाहर से पीटने लगा। मैंने समय देखा तो रात के 10:30 बज रहे थे। मैंने फोन को एक ओर रखा और दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे सामने नेहा खड़ी थी। इससे पहले कि मैं उससे पूछ पाता, उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने हाँ में सिर हिलाया और दरवाजे से हट गया। उसके भीतर आने के बाद मैंने वापस दरवाजा बंद किया और यहाँ आने का कारण पूछा। उसने बताया कि मुझे अकेले में डर लग रहा था, इसलिए यहाँ आ गई। उसकी इस बात पर मेरा माथा ठनका और मैंने पूछा, मगर तुम्हारे साथ तो सृष्टि भी थी? उसने शर्माते हुए जवाब दिया, वह तो विवेक के साथ उसके कमरे में। ओह, तो ये चक्कर है। मैंने मन ही मन सोचा, जनाब अपनी लैला के साथ प्यार भरी कस्में खा रहे होंगे और इसे यहां भेज दिया होगा ताकि मेरी नीयत भी आजमा सके। छोड़ूंगा नहीं कमबख्त को। क्या मैं यहां कुछ देर रुक सकती हूं? इस बीच नेहा की कोमल आवाज ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और मैंने पहली बार उसको गौर से देखा तो महसूस हुआ कि वह बहुत खूबसूरत थी, किसी परी के जैसी। मगर इस वक्त मुझे उसके हुस्न को निहारने से ज्यादा विवेक की शैतानी पर गुस्सा आ रहा था। इसलिए मैंने उससे कहा, आप जितनी देर चाहें यहां रह सकती हैं, क्योंकि मैं तो यहां से जा रहा हूं उस कमबख्त विवेक के पास, उसका जबड़ा तोड़ने के लिए। प्लीज मुझे अकेला यहां मत छोड़िए, उसने फिर से कहा। आखिरकार मैंने भी अपना बनावटी गुस्सा थूक ही दिया और वहां पर रुकने का फैसला कर लिया। कमरे में 2 पलंग मौजूद थे, इसलिए मुझे नेहा के यहां रुकने से कोई समस्या नहीं थी। अभी मैं इतना कुछ सोच ही रहा था कि एक दिल दहला देने वाली चीख से वह पूरा बंगला गूंज उठा। चीख इतनी तेज और डरावनी थी कि नेहा डर कर मुझसे लिपट गई और भय से थर थर कांपने लगी। एकाएक हुई इस घटना ने मेरे भी कान खड़े कर दिए थे। कहीं रामलाल की बात सच तो नहीं है? यहां सचमुच किसी बुरी आत्मा का वास तो नहीं है? अब भी मैं इतना सोच ही रहा था कि बाहर से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई हिंसक जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। खुशनुमा और खूबसूरत दिखाई देने वाला माहौल अब एकदम से ही रहस्यमय और डरावना महसूस होने लगा था। मैं दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि जैसे ही उसे खोलने लगा, उसी समय डरी हुई नेहा ने कहा, प्लीज दरवाजा मत खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं एक पल के लिए रुका और जब नेहा की ओर देखा तो उसका सुंदर चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप डरिए मत, हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी बंगले के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, इसलिए किसी के अंदर आने का सवाल ही नहीं उठता। कांपती हुई बोली वह, आप एक बार विवेक को फोन करके पूछिए, क्या उसने भी कोई ऐसी आवाज सुनी है जैसी हमने सुनी? नेहा की यह बात मुझे ठीक लगी और मैंने अपने फोन से विवेक को कॉल करने का निश्चय किया। मगर उससे पहले कि मैं विवेक से संपर्क कर पाता, उस कमरे के दरवाजे को कोई बाहर से जोर जोर से पीटने लगा। यह सब देखकर एक बार फिर से नेहा डर गई। मैंने आवाज लगाई, कौन है? अबे घोंचू, बाहर मैं हूं विवेक, दरवाजा खोल। दरवाजा खटखटाने वाला सच में विवेक ही था। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। बाहर विवेक और सृष्टि खड़े थे। उनके मन में भी वही सवाल थे जो मेरे और नेहा के मन में थे। विवेक ने पूछ ही लिया, अभी अभी मैंने और सृष्टि ने एक तेज चीख सुनी थी जो किसी लड़की की लग रही थी, और चीख यहीं कहीं से आई थी जहां इस समय हम खड़े हैं। अब मेरा गुस्सा उस पर फूट पड़ा। अबे साले, अगर हमें भूतिया जगह पर पिकनिक मनाने लाएगा तो चुड़ैलों की चीखें ही तो सुनाई देंगी ना। क्या बक रहा है बे डरपोक? क्या अनपढ़ लोगों जैसी बातें कर रहा है तू? भूत प्रेत भी भला होते हैं कभी। विवेक ने भी मुझसे कहा, क्यों बेकार में ही इन लड़कियों को डरा रहा है तू? अब मैंने भी चिढ़ते हुए कहा,
अगर इस जगह में कोई खोट नहीं था तो तेरे पापा दोबारा कभी यहाँ क्यों नहीं आए? और तुम्हारे यहाँ आने पर भी उन्होंने पाबंदी क्यों लगाई? इन सब का क्या जवाब है तेरे पास? हम सबको गुमराह करके यहाँ क्यों लाया तू, जबकि तू भली भांति जानता था कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। रामलाल ने भी मुझसे साफ साफ कहा है कि यहाँ कोई आत्मा भटकती है। ये सब सुनकर सृष्टि और नेहा डर गईं। विवेक ने इस पर कहा, देख भाई, ये सब भूत प्रेत की कहानियां फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से। क्या तू इन सब पर विश्वास करता है? मैंने कहा, विश्वास तो नहीं करता, मगर वह चीख और किसी जानवर की तरह गुर्राने की आवाजें क्या थीं? क्या इसके बारे में कुछ बता सकता है तू? इस बात का जवाब विवेक के पास भी नहीं था। फैसला हुआ कि दोनों लड़कियां एक कमरे में रहेंगी और मैं और विवेक पूरे बंगले की छानबीन करेंगे। लड़कियां कमरे में हमसे अलग रहने से डर रही थीं, मगर हमने उन्हें हौसला दिया और कहा कि एक बार फोन करते ही हम उनके पास फौरन दौड़े आएंगे। इस तरह उन दोनों को एक कमरे में ठहराकर हम दोनों ने उस रहस्यमय बंगले की छानबीन शुरू करने का फैसला कर लिया था। अभी हम दोनों ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने का सोच ही रहे थे कि अचानक से बिजली गुल हो गई। अब चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया था। हमने फोन की टॉर्च जला ली थी। अनायास ही मेरी नजर ऊपर की तरफ चली गई और मैं चौंक पड़ा, क्योंकि ऊपर की मंजिल पर कोई साया खड़ा था जिसकी आंखें अंधेरे में किसी जानवर की तरह चमक रही थीं। मेरे शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ गई। क्या सचमुच वह कोई आत्मा थी जो इस बंगले में भटक रही थी? भूतों पर विश्वास न करने की मेरी थ्योरी मुझे धराशायी होती लग रही थी। इतने में विवेक ने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया और मैं भी धड़कते दिल से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अभी हम थोड़ा ही ऊपर चढ़े थे कि सामने से विवेक से कोई साया तेजी से आकर टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह चीखता हुआ मेरे ऊपर आ गिरा और हम दोनों सीढ़ियों से वापस नीचे लुढ़कते चले गए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि हमें संभलने तक का मौका नहीं मिला। मैंने जल्दी से उठकर जब विवेक को संभाला तो देखा कि उसके होंठ से खून बह रहा था। साला, ये सब क्या था? खून पोंछते हुए बोला वह, मगर मैं उसके सवाल का जवाब कहां से देता, क्योंकि मैं खुद भी यह सब देखकर हैरान और परेशान था। इतने में ही एक जोरदार हंसी पूरे बंगले में गूंज गई। हंसी एक कमरे की तरफ से आई थी। अब विवेक और मैं तेजी से उस ओर भागे। अंदर पहुंचकर हमारी नजरें फोन के थोड़े से प्रकाश की सहायता से इधर उधर कुछ तलाशने लगी, मगर सिवाय सन्नाटे और अंधेरे के हमें वहां और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसी समय विवेक के फोन पर सृष्टि का फोन आ गया। फोन पर सृष्टि का डरा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था। चीख रही थी वह, मां, मुझे बचा लो विवेक, वरना यह मुझे मार डालेगी। हम दोनों वापस लड़कियों के कमरे की ओर भागे। भागते हुए मेरे दिमाग में यही कौंध रहा था कि लड़कियों के साथ क्या घट रहा था जो वे इतनी ज्यादा डर गई थीं। कौन मार डालेगी उनको? लड़कियों के कमरे में पहुंचकर जो नजारा विवेक और मेरी आंखों के सामने था, उस पर हमें यकीन ही नहीं आ रहा था। हम दोनों के चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी, क्योंकि दृश्य ही अविश्वसनीय था। सृष्टि के बालों को अपने हाथों में पकड़े किसी वहशी की तरह गुर्रा रही थी नेहा। हाँ, वह नेहा ही थी जिस पर इस समय जैसे कोई शैतान सवार था। उसके सुंदर चेहरे पर हैवानियत नाच रही थी। सृष्टि डर से थरथरा रही थी। एक पल के लिए हैरानी के सागर से उभरा विवेक और वह नेहा पर चिल्लाया, यह सब क्या बदतमीजी है नेहा? सृष्टि को यूं क्यों पकड़ रखा है तुमने? और क्या इसका गला पकड़ना है बेलंडूर? उसके मुंह से एक गुर्राहट सी निकली, जिसे सुनकर मैं तो बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि नेहा के गले से निकली हुई यह आवाज किसी भी तरह उसकी अपनी आवाज नहीं लग रही थी। उसका ऐसा जवाब सुनकर हमारा सिर चकरा गया। कल की रात होने से पहले यहां से 9-2-11 हो जाना, बेबागड़ बिल्लों और बिल्लियों, वरना मैं शेर की तरह तुम सबका शिकार कर लूंगी। ये बिल्कुल वही हंसी थी जो अभी कुछ देर पहले मैंने और विवेक ने उन सीढ़ियों पर चढ़ते समय सुनी थी। अब यह हौलनाक नजारा देखकर मुझे भी अपनी जड़ बुद्धि पर तरस आ रहा था, जो मैंने भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकारने की मूर्खता की थी। अचानक हुए इस भयंकर मामले का सामना करने की हमें कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। अचानक कुछ सोचकर मैं चिल्लाया, सृष्टि को छोड़ दो प्लीज, हम सब अभी और इसी वक्त यहां से चले जाएंगे। मेरी इस बात पर नेहा ने अपनी आंखें तरेड़ते हुए एक जोरदार चांटा सृष्टि के गाल पर जड़ दिया। अचानक हुए इस हमले से सृष्टि की चीख निकल गई। अब विवेक के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से में आकर नेहा पर झपटा और उसका जोरदार थप्पड़ नेहा के मुंह पर पड़ा।
चीख मारकर दूर जा गिरी। वह और बेहोश हो गई। मैंने उसे संभाला और उठाकर एक बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बेहोश होने पर मानो एक तूफान सा थम गया था, क्योंकि कुछ समय में ही जो धमा चौकड़ी उसने मचाई थी, उसने हम सभी के 12 बजा दिए थे। सृष्टि की आंखों में अब भी डर साफ झलक रहा था। नेहा में हुए इस अचानक बदलाव की वजह जानने को मैं और विवेक दोनों बड़े उत्सुक हो चुके थे। आखिर यह सब था क्या? सृष्टि ने थोड़ा सामान्य होने पर हमें बताया कि जब हम दोनों बंगले में छानबीन करने गए हुए थे, तभी शांत बैठी हुई नेहा में अचानक बदलाव आने लगे। उसका चेहरा लाल होने लगा था। चेहरे पर बेवजह क्रोध की आग दिखाई देने लगी। जब मेरी नजर उस पर गई तो मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुमको क्या हुआ नेहा? तुम ठीक तो हो? इस पर वह अचानक गुर्राई, अभी तक तो मैं ठीक ही थी नासपीठी, मगर अब तुम सब ने मेरा भेजा गर्म कर दिया है। उसके मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने डरते हुए तुम्हें फोन किया और उसके बाद, इतना कहकर वह रोने लगी। किससे पता था कि जिस बंगले को हम जन्नत समझ रहे थे, वहां किसी चुड़ैल का साया मंडरा रहा होगा। काश रामलाल की बात मानकर हम दिन में ही यहां से खिसक लिए होते तो यह सब ना झेलना पड़ता। मगर अब यह सब सोचने से भला क्या फायदा होना था। खैर, मैं उसी समय बंगले के बाहर बने हुए कमरे का दरवाजा पीट रहा था। कुछ देर बाद जब मेरे हाथ दुखने लगे, तब अंदर से रामलाल की मरी हुई सी आवाज आई, कौन है बाहर? अबे ये मैं हूं, दरवाजा खोल, मैं चिल्लाया। जब उस कमबख्त को यकीन हो गया कि बाहर कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि एक वक्त का मारा यानी कि मैं हूं, तब जाकर नामुराद ने दरवाजा खोला। मैं उस पर झल्लाया, अबे कितनी गहरी नींद सोता है तू? वहां बंगले में चाहे तोपे गरज जाए, मगर तेरी कुंभकर्णी नींद बिल्कुल ही ना खुले। क्या हुआ साहब? सब ठीक तो है ना? मेरी इस बात से वह डर सा गया। जब मैंने उसे सारी राम कहानी सुनाई तो वह इस तरह सुन्न हो गया जैसे उसने गधे के सिर पर सींग वाली कहानी सुन ली हो। मैंने पहले ही कहा था कि यहां रात में रुकना ठीक नहीं है, मगर आप, अबे ये बीती बातों वाला रिकॉर्ड बंद कर और अब सीधे सीधे यह बता कि यह चुड़ैल का चक्कर क्या है और दिन निकलने तक हम इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। यह सब तो मैं भी नहीं जानता साहब, रामलाल ने यह कहकर जैसे हाथ खड़े कर दिए। बड़े साहब ने साफ कह रखा था कि कुछ भी हो जाए मगर रात को बंगले में मत जाना, इसलिए मैं और मेरा साथी कभी भी इस समय भीतर नहीं जाते। उसकी इस बात पर मेरा दिल चाहा कि इस मर्दूद को घसीटते हुए अंदर ले जाऊं और तब देखूं कि वह भूतनी इसका बैंड बजाती है या नहीं, मगर मैंने खुद को यह सब करने से किसी तरह रोका और उससे एक टॉर्च और माचिस लेकर वापस बंगले के भीतर आ गया। फैसला हुआ कि विवेक सृष्टि के साथ अलग कमरे में रहेगा, क्योंकि सृष्टि को नेहा के भूतिया रूप ने हिलाकर रख दिया था, इसलिए अब बाकी की रात नेहा मेरे साथ रहेगी। उन दोनों के वहां से जाने के बाद मैं भी नेहा के निकट ही दूसरे पलंग पर लेट गया और उसके चेहरे को निहारने लगा। वह इस तरह मीठी नींद सोई थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इस समय उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि कुछ समय पहले उसने टहलका मचा दिया होगा। यूं ही सोचते विचारते रहने के कुछ समय बाद मुझे नींद ने आ दबोचा। छर्र की यह आवाज न हुई होती तो मैं हरगिज नहीं उठा होता। आंखें मलते हुए जब मैं उठा तो देखा कि बिजली भी आ चुकी थी। उठते ही सबसे पहले मेरी नजर नेहा के पलंग पर गई और मेरा कलेजा धक से रह गया। वह अपने बिस्तर पर नहीं थी, दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं उठकर बाहर की ओर भागा। इधर उधर ढूंढते हुए जब मेरी नजर सीढ़ियों की ओर गई तो मुझे उन पर चढ़ती हुई नेहा दिखाई दी। मैं हैरान रह गया, ये सोचकर कि इतनी रात को वह कहाँ जा रही थी। कुछ सोचते हुए जिज्ञासावश मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर चलते रहने के बाद वह बंगले की सबसे ऊपर वाली छत पर पहुंच गई थी। चांदनी के मध्यम प्रकाश में वह आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने गौर किया कि वह इस तरह चलती हुई वहां तक आई थी जैसे कोई यंत्र चालित खिलौना हो जो दूसरों के इशारे पर चलता हो। अभी मैं एक उधेड़ बुन में ही फंसा था कि कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिल जैसे मेरे गले में आ अटका हो। डर से मेरी आंखें फैल गईं। पहाड़ों की सर्द रात में भी मैंने अपने माथे पर पसीने की बूंदें महसूस की, क्योंकि मेरे सामने दृश्य ही कुछ ऐसा था। मेरे शरीर में डर की एक लहर सी दौड़ गई जब मेरी नजर नेहा पर पड़ी। वह छत के एक किनारे पर खड़ी हो गई थी, जहां से आगे गहरी खाई थी, जिसमें गिरने का मतलब था मौत। अब मैंने जोर से आवाज लगाई, यह क्या पागलपन है नेहा? वहां से आगे मत बढ़ना, वरना तुम जिंदा नहीं रहोगी। मेरी इस बात पर उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और क्रूर मुस्कान के साथ गुर्राई,
तू ये क्यों भूल रहा है छोकरे कि यहां से नीचे गिरेगी तो ये लड़की मरेगी, तो बस ये लड़की। मैं नहीं। हंसते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए थे। अब मेरे सामने बस एक ही रास्ता था, और वह था जल्द ही भागकर नेहा को किसी तरह से रोकना। और यही करने के लिए मैं एकदम से उसकी ओर दौड़ा। मगर इससे पहले कि मैं उस तक पहुंच पाता, उसने एकदम ही छत से नीचे छलांग लगा दी। ना, नहीं। यह दृश्य देखकर मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। एकदम से घटी इस भयानक घटना ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मेरी चीखों को सुनकर जल्दी ही विवेक और सृष्टि भी छत पर पहुंच गए थे। पूरे मामले का पता चलते ही उनके भी होश उड़ गए थे। मैं अब भी उसी स्थान पर जड़ सा होकर खड़ा था जहां से नेहा ने छलांग लगाई थी। सृष्टि तो रोने ही लग गई थी। विवेक ने भी अपना माथा पकड़ लिया था। ओह गॉड, ये क्या हो गया? अब हम नेहा के माँ बाप को क्या जवाब देंगे? कौन हम पर यकीन करेगा? ये सब कहता हुआ विवेक वहीं एक जगह छत पर बैठ गया, और मैं छत से नीचे गहरे अंधेरों में अब भी इस आस से झांक रहा था कि शायद कहीं नेहा का कोई सुराग मिल जाए। थक हार कर मैं वापस पलटा, और ठीक उसी समय सृष्टि के मुंह से चीख निकल गई। जब तक मैं कुछ समझ पाता, एक हाथ ने पीछे से मुझे जकड़कर अपनी ओर खींच लिया। यह सब देखकर ही सृष्टि डर से चीख पड़ी थी। एकाएक हुए इस हमले से मैं लड़खड़ा गया, और मैं भी उसी गहरी खाई में गिरने लगा। बचने के अंतिम प्रयास में दीवार का एक हिस्सा मैंने पकड़ लिया था और हवा में लहराने लगा था। मुझ पर पीछे से हमला करने वाली नेहा ही थी। यह सब कुछ बिल्कुल अविश्वसनीय था। मुझे गिराकर हंसते हुए वह वापस सीढ़ियों से होते हुए नीचे भाग गई। अगर वक्त रहते सृष्टि और विवेक मुझे पकड़कर वापस ऊपर न खींचते, तो मेरी लाश का तो सुराग मिलना मुश्किल हो जाता। हमारे लिए अब एक ही बात राहत भरी रही थी, और वह थी नेहा का सही सलामत होना। वरना हम सब तो मान ही चुके थे कि उसके जिस्म में घुसी उस बुरी आत्मा ने उसे खाई में गिराकर मार ही डाला है। हम सभी फिर से नीचे की ओर भागे। ठीक उसी समय एक बार फिर से बिजली गुल हो गई थी। अब हम सभी अंधेरे में ही नेहा को ढूंढने लगे थे। हम जल्द ही उसको खोज लेना चाहते थे, क्योंकि हमें डर था कि वह कहीं फिर से अपनी जान लेने की कोशिश न कर बैठे। विवेक और सृष्टि एक तरफ तथा मैं अकेला बंगले के दूसरी तरफ उसको ढूंढने लग गया था। अलग अलग जगहों से अब भी नेहा के चीखने, चिल्लाने और गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। एक एक कोने को टटोलते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। प्रकाश के लिए मैंने वह टॉर्च संभाल रखी थी जो मैंने रामलाल से ले ली थी। आगे बढ़ते रहने के साथ साथ मेरे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। मैं यह सोच सोच कर डर रहा था कि पता नहीं कब और कहां से नेहा मुझ पर झपट पड़े। एक जगह से गुजरते हुए मुझे एक अजीब सी गंध का एहसास हुआ। उसी दौरान मेरे सामने से एक छोटा बच्चा हंसते हुए भाग गया और एक कमरे में जाकर कहीं गायब हो गया। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं। एक और भटकती आत्मा जो एक बच्चे के रूप में है, और कितनी रूहें यहां भटक रही हैं, यह सोचते हुए मैं एक एक कोना छान रहा था। मगर अभी तक मेरा सामना नेहा से नहीं हो पाया था। चलते हुए मैं बंगले के पिछले हिस्से में पहुंच गया था। उसी समय मुझे बंगले की चारदीवारी पर कुछ बैठा दिखाई दिया। मैंने टॉर्च का प्रकाश उस तरफ फेंका, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस रहस्यमय साए ने मुझ पर छलांग लगा दी। एकदम से मुझे ऐसे किसी हमले की आश नहीं थी, इसीलिए मैं लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई। इससे पहले कि मैं संभल पाता, उस साए ने मुझ पर अपने पैने दांतों से हमला कर दिया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुझे लगा कि मेरे कंधे की चमड़ी उधड़ गई है। आंखों के आगे घोर अंधकार छा गया। उधर विवेक के कानों में जब मेरी चीख पड़ी तो वह मेरी तरफ भागा। सृष्टि भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। रास्ते में कहीं एक जलती आंखों वाला साया निकला और उसने पीछे से सृष्टि को दबोच लिया। चीखने के लिए उसका मुंह खुला, मगर उसके मुंह को भी बंद कर दिया गया। इस सब से अनजान विवेक वहां पहुंचा जहां उसे मेरी चीख सुनाई दी थी, मगर वहां पर सन्नाटे के अलावा और कुछ नहीं था। एक जगह जलती हुई टॉर्च पड़ी थी जिसको विवेक ने उठाया, और उसके प्रकाश में जब उसे जमीन पर बिखरा लहू दिखाई दिया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे मेरी जगह पर केवल खून बिखरा दिखाई दिया। हैरान परेशान सा वह ज्यों ही सृष्टि से बात करने को पीछे मुड़ा तो एक बार फिर से चौंक गया, क्योंकि सृष्टि भी उसके साथ नहीं थी। किसी अनहोनी की आशंका से वह कांप रहा था। वह चिल्लाने लगा, उफ, ये सब क्या हो गया? बदहवास सा विवेक बाहर सर्वेंट रूम की तरफ भागा। वहां जाकर रामलाल और उसके साथी को सब कुछ बताया। सारा माजरा जानने के बाद वे दोनों भी अब भयभीत दिखाई दे रहे थे। इन शैतानी आत्माओं से पार पाने का कुछ तो रास्ता होगा।
दुखी और परेशान विवेक ने कहा। मगर रामलाल भला इस पर क्या जवाब देता। दिन का उजाला अब चारों ओर फैलने लगा था। विवेक ने रामलाल और उसके साथी कौशल को लेकर बंगले और उसके आसपास के स्थान को छान मारा, मगर सृष्टि और नेहा समेत तीनों दोस्त गायब थे। जल्दी ही इस बात की चर्चा चारों ओर फैल गई कि बड़े बंगले में ठहरे हुए 3 दोस्त पहली ही रात को रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कुल चारों में से बस एक ही बच पाया था। जिस किसी ने भी यह सब सुना वह दहल उठा। उस बंगले के बारे में सबकी धारणा थी कि वहां पर दुष्ट रूहें भटकती हैं। इस घटना के बाद सभी की यह सोच और भी पक्की हो गई थी। पूरी रात जाग कर बिताने के कारण विवेक की आंखें लाल थीं, मगर वह एक पल के लिए भी आराम नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिसके 3 साथी लापता हों वह चाहकर भी आराम नहीं कर सकता। करीब 9 बजे का समय हुआ था। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां पर आया। सफेद दाढ़ी और झुर्रियों भरे चेहरे से साफ पता चलता था कि वह जिंदगी के बहुत से अनुभवों से गुजर चुका था। उसने विवेक की ओर देखते हुए कहा, इस बंगले में रात के वक्त ठहरना एक बहुत बड़ी भूल है बेटा। जो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने की। आज की युवा पीढ़ी भूत प्रेत और शैतानों के अस्तित्व को ही नकारती है, क्योंकि उनकी नजर में यह एक अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। मगर वे भूल जाते हैं कि कुछ चीजें इंसानों की समझ से बाहर होती हैं। बुजुर्ग की बातें सुनकर विवेक को लगा कि शायद वह इस विषय में उसकी कुछ सहायता कर सकते हों। इसलिए विवेक ने उनसे विनती की, बाबा, इस मुसीबत से निकलने में क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? बूढ़ा, जिसका नाम भीखा देव था, बोला, तुम मुझे शुरू से सब कुछ बताओ कि आखिर तुम सबके साथ हुआ क्या था। उसके बाद ही मैं इस विषय में कुछ कह सकता हूं। इसके बाद विवेक ने वहां आने के बाद घटी एक एक घटना को बताया। यह सब सुनते हुए बीच बीच में उस बुजुर्ग के चेहरे पर कभी हैरानी तो कभी चिंता के भाव आते जाते रहे। अपनी बात खत्म करके विवेक ने भीखा देव की ओर देखा कि अब उस बुजुर्ग की क्या प्रतिक्रिया रहती है। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, इस संसार में अच्छी बुरी सभी तरह की ऊर्जा मौजूद है। दिन है तो रात भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, भगवान है तो शैतान भी है, और ऐसा ही शैतान आज तुम सबको सता रहा है। ये कहानी आज से 20-21 साल पहले शुरू होती है। भस्मा अपनी पत्नी रानी और 6 साल के बेटे मिलन के साथ इसी गांव में रहता था। जहां पर आज यह बंगला बना हुआ है, वहां उसकी झोपड़ी इसी बंगले के पीछे बनी हुई थी। गांव के बाकी घर यहां से थोड़ी दूरी पर थे। भस्मा और उसकी बीवी काला जादू करते थे। शैतान के देवता को खुश करने के लिए तंत्र साधनाएं और बलि भी चढ़ाते थे। शुरू शुरू में जब रहस्यमयी तरीके से लोग गायब हुए तो किसी को पता नहीं था कि इन सब में भस्मा और उसकी बीवी का हाथ है। मगर सच्चाई ज्यादा दिनों तक कब छुपी है भला, जो इस बार छुप पाती। 5 बहनों का इकलौता भाई था नानू, 5 साल का मासूम। उसे भी नहीं बख्शा उन शैतानों ने। अपने शैतानी मंसूबों को पूरा करने के लिए उन्होंने उस बच्चे को भी शैतान के सामने बलि चढ़ा दिया। क्रुद्ध भीड़ ने उसे और उसकी बीवी को बुरी तरह मारा पीटा। उसके बाद उनको झोपड़ी में डालकर आग लगा दी। उनके साथ साथ उनका बेटा मिलन भी जलकर मर गया। उसके कुछ समय बाद ही रात के समय इस स्थान पर अजीब अजीब वाक़ये होने लगे, जैसे कभी हंसने की आवाजें आना तो कभी रोने की। गांव में चर्चा होने लगी कि वहां पर भस्मा, उसकी बीवी और बच्चे की रूहें भटकती हैं। इसके बाद जब एक रात वहां पर दिल दहला देने वाली चीखें गूंजी तो गांव के कुछ लोग उस ओर भागे। वहां पहुंचे तो एक उधड़ी हुई लाश उनके सामने जमीन पर पड़ी हुई थी। ये वही जगह थी जहां पर आज यह बंगला बना है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह काम किसी जंगली जानवर का किया धरा हो, क्योंकि उस आदमी को इतनी बेरहमी से मारा गया था कि यह काम किसी इंसान का लगता ही नहीं था। उस लाश की पहचान गांव के ही धीरू के रूप में हुई। ये वही धीरू था जिसके बच्चे नानू की बलि भस्मा ने चढ़ाई थी, और उसी नानू ने बाद में भस्मा की झोपड़ी में आग लगाई थी, जिसमें वह और उसका परिवार जलकर मर गया था। इस घटना ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। लोग खुलेआम इस घटना के पीछे भस्मा की रूह का हाथ मानते थे। उसके बाद रात के समय कोई भी इस स्थान पर नहीं आता था। बहुत साल बीत जाने पर एक बड़े सेठ को यह जगह भस्मा के साले रामा ने बेच दी। यहां पर बड़ा बंगला बन गया, मगर वह सेठ और उसकी बीवी एक रात ही यहां रुक सके और सुबह होते ही यहां से भाग गए। गनीमत यह रही कि वे दोनों जिंदा बच गए। जब उस सेठ को पता चला कि यह जगह भूतिया है तो उसने बंगले को बेचने की कोशिश की, मगर खरीदार भी एक रात में ही डरकर यहां से भाग गया। उसके बाद तुम और तुम्हारे दोस्त यहां आए। मैं नहीं जानता कि तुमको इस बंगले की हकीकत मालूम थी या नहीं,
मगर इतना जरूर जानता हूं कि इस बंगले में आकर रहना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। जो हो गया उस पर पछतावा करके अब क्या हासिल हो सकता है बाबा? इतनी देर से चुपचाप सुन रहे विवेक ने भीखादेव से कहा, हाँ, मुझे मेरे पापा ने बता दिया था कि यह जगह भूतिया है, मगर मैंने उनकी बातों को महज अफवाह समझा, क्योंकि इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी है कि बहुत सी बातों पर वह तब तक यकीन नहीं करता जब तक वह अपनी आंखों से उसे देख न ले। मुझे भी यहां रुकने के बाद अपनी इस भूल का एहसास हुआ, मगर तब तक देर हो चुकी थी। मेरे तीनों दोस्त एक बहुत बड़ी अनहोनी का शिकार हो चुके थे। अब बस आप मुझे यह बताइए कि उन सबको कैसे और कहां ढूंढा जा सकता है। विवेक की इस बात पर भीखादेव ने अपने अनुभव के आधार पर बताया, मैंने भी अपनी जिंदगी तंत्र और मंत्र में गुजारी है, यहां तक कि इसके नशे में मैंने शादी तक नहीं की, लेकिन मैंने इस विद्या का प्रयोग कभी गलत कामों के लिए नहीं किया। उसकी इस बात से विवेक के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण उभरी। उसे लगा कि यही एक आदमी है जो उसकी सहायता कर सकता है। इसलिए उसने जोर देकर कहा, बाबा, मैं सारी उम्र आपकी गुलामी करने को तैयार हूं, मगर आप किसी तरह मेरे दोस्तों को बचा लीजिए। पता नहीं वे सभी कहां और किस हालत में होंगे, कहीं उस दुष्ट भस्मा ने उनको मार ही न डाला हो। ये कहते कहते विवेक की आंखें भर आईं। भीखादेव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वैसे तो अब इन बूढ़ी हड्डियों में अब ताकत नहीं बची है बेटा, मगर मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। मगर उससे पहले हमें यहाँ इसी जगह एक अनुष्ठान करना होगा। इस पूरे स्थान को मंत्रों से बांधना होगा ताकि वह दुष्ट आत्माएं कुछ कमजोर हो सकें। मगर याद रहे, यह सब कुछ हमें अंधेरा होने से पहले निपटा लेना है, क्योंकि अंधेरा होते ही दुष्ट आत्माएं ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। वह सब तो ठीक है बाबा, लेकिन मेरे सभी दोस्त सही सलामत तो होंगे ना? चिंतित स्वर में बोला विवेक। कुछ पल के लिए खामोश रहा भीखा और फिर कहा, जहां तक मैं समझता हूं तुम्हारे सभी दोस्त जिंदा ही होंगे, क्योंकि अगर दुष्ट आत्माओं ने उनकी जान ले ली होती तो अब तक उन सब की लाशें मिल गई होती, मगर वे अब तक नहीं मिली हैं। खुशी छलक पड़ी विवेक के चेहरे पर। इसका मतलब वे सभी सही सलामत हैं। हाँ, मगर सिर्फ कुछ ही समय तक के लिए, भीखादेव ने कहा, क्योंकि भस्मा की रूह के शैतानी इरादे शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। कैसे इरादे बाबा? सब कुछ साफ साफ बताइए। वह उनकी बलि देना चाहता है। बूढ़े ने जैसे धमाका सा किया। आज से ठीक 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है। उसी रात को वह अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकता है। हैरान परेशान से विवेक ने कहा, मगर भस्मा तो मर चुका है, फिर मरने के बाद वह यह सब कैसे करेगा? मत भूलो कि वह काले जादू में माहिर था, और ऐसे लोग मरने के बावजूद ताकतवर रहते हैं। उनको जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती, वे अपने शैतानी इरादे कम नहीं होने देते। उसके बाद भीखादेव के बताए मुताबिक सारा सामान विवेक ने कुछ ही समय में जुटा दिया। बंगले के भीतर ही एक हाल में हवन कुंड सा बना दिया गया। लोबान जलाकर उसका धुआं चारों ओर फैलाया गया। रामलाल और कौशल को एक सफेद पदार्थ दिया गया, जिससे वे पूरे बंगले के चारों ओर बिखरा कर लाइन सी खींच रहे थे। कई घंटों तक भीखादेव तंत्र मंत्र बुदबुदाता रहा। उसके बाद उसने बंगले के हर कोने में जाकर हवन कुंड की राख उड़ाई और कुछ मंत्र पढ़े। इतना सब कुछ करने के बाद उसने विवेक से कहा कि तुम्हारे दोस्त इस बंगले के भीतर कहीं भी मौजूद नहीं हैं। अगर यहां नहीं है तो फिर कहां हैं वे सभी? परेशान से विवेक ने पूछा। उनको ढूंढने के लिए हमें उस शैतान की मूर्ति को खोजना पड़ेगा जिसकी पूजा भस्मा करता था। हो सकता है वे तीनों उसी मूर्ति के आसपास मौजूद हों, क्योंकि भस्मा उनकी बलि उसी मूर्ति के सामने चढ़ा सकता है, और वह मूर्ति हमें इस बंगले के ठीक पीछे जंगल वाले हिस्से में ढूंढनी होगी, क्योंकि कभी भस्मा की झोपड़ी वहीं मौजूद थी। उसके बाद विवेक, भीखादेव, रामलाल और कौशल सभी मिलकर उस बंगले से बाहर निकलकर ठीक पीछे के हिस्से में चले गए। वहां पहुंचने पर एक अजीब तरह की बदबू सबने महसूस की, जिसे भीखा के अलावा कोई नहीं समझ सकता था। काफी ढूंढने के बाद एक जगह भीखादेव ने खुदाई के लिए कहा। रामलाल और कौशल ने उस स्थान पर खुदाई शुरू कर दी, यहां तक कि उनको ऐसा करते करते शाम हो चुकी थी। अंधेरे की चादर घिरने का मतलब भीखादेव अच्छी तरह जानता था, मगर वह चाहकर भी इसमें क्या कर सकता था। काफी खोदने के बाद बहुत सारी मिट्टी एकदम से हट गई और रामलाल और कौशल चीखते हुए भीतर कहीं जा गिरे। उन्होंने भीतर जाकर देखा तो दूसरी तरफ एक गुफा सी दिखाई दी, जिसमें से प्रकाश सा भीतर आ रहा था, और एक ओर वह मूर्ति रखी थी जिसकी सबको तलाश थी। अब विवेक और भीखादेव भी उसके भीतर चले गए। सभी विवेक के दोस्तों को ढूंढने लगे, यहां तक कि रात हो गई थी
और अब दो लाल जलती हुई आंखें उनको घूरने लगीं। तभी एक जोरदार हंसी वहां गूंज उठी, जो कभी औरत की तो कभी मर्द की मालूम पड़ती थी, और साथ में एक स्वर भी गूंज उठा, मरने की इतनी भी क्या जल्दी थी, बेछूंदरो, जो मेरी शैतानी दुनिया तक में खींचते चले आए। उसकी इस बात पर चिल्लाया, भीखा देव भी, मरने के बाद भी तेरे घिनौने इरादे खत्म नहीं हो पाए शैतान, मगर याद रख कि तुझसे ऊपर भी कोई ताकत है। तो ठीक है अड़ियल बुढ़े, तुझे और तेरी कागजी टीम को उसी ऊपर वाली ताकत के पास भेज देता हूं। ले संभाल मेरा वार। इसी के साथ वहां जैसे एक भूचाल सा आ गया। उन सबके जिस्म हवा में लहराए और इधर उधर जा टकराए। सबके मुंह से चीखें निकल गईं। भीखा देव की बूढ़ी हड्डियां इस हमले से जैसे कड़कड़ासी उठी थीं, मगर उसने अपने जिस्म की बची खुची ताकत को समेटा और अपनी जेब से कुछ निकालकर भस्मा की ओर उछाल दिया। एक गाढ़े धुएं से वह स्थान भर गया, जिसकी खुशबू कुछ अजीब सी थी। नतीजा, भस्मा दर्द से चिल्लाने लगा, बंद कर बूढ़े यह सब, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिलहाल तो तू अपनी खैर मना ए दुष्ट, भीखा देव ने दहाड़ते हुए कहा। यह धुआं तुझे ऐसी पीड़ा देगा कि तेरा शैतानी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। तब तक विवेक, रामलाल और कौशल भी संभल चुके थे। अब वे अपनी आंखों में हैरानी भरे हुए दो दिग्गजों का अनोखा युद्ध देख रहे थे, जिसमें फिलहाल भीखा देव का पलड़ा भारी लग रहा था। वह दहाड़ रहा था, विवेक के साथी कहाँ हैं बोल, वरना यहीं पर निपटा दूंगा तुझे। उसकी इस बात पर हंसा शैतान, कुछ पल के लिए तूने मुझे रोक क्या लिया? तू खुद को महान जादूगर ही समझ बैठा? तो यह ले, अब संभाल मेरा अगला वार, जिससे तू चारों खाने चित्त होने वाला है। यह कहते ही उसका काला साया सा कौशल की तरफ बढ़ा, और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह साया कौशल के जिस्म में घुस गया। शरीर से एक झुरझुरी सी होकर अब कौशल चीखने लगा था, क्योंकि उसके जिस्म में भस्मा की आत्मा होने के कारण धुएं का असर उस पर होने लगा था। आंखें जैसे अंगारे हो चुकी थीं और उसके मुंह से गुर्राहट सी निकली, अब तेरा हर वार मुझ पर नहीं बल्कि इसके शरीर पर होगा, क्योंकि मैंने इस पर कब्जा कर लिया है। इस बीच मौका पाकर विवेक मुझे, नेहा और सृष्टि को यहां वहां ढूंढ रहा था, क्योंकि भीखा देव के कहे मुताबिक उनको शैतान की मूर्ति के आसपास ही कहीं होना चाहिए था। जिस सुरंग से भस्मा वहां आया था, विवेक उसी ओर ढूंढने निकल पड़ा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक अंधेरी गुफा में उसे कोई बैठा दिखाई दिया, जिसके बिखरे बाल बता रहे थे कि वह कोई लड़की है। क्या सृष्टि और नेहा में से वह कोई एक है? ये सोचते हुए विवेक आगे बढ़ा। उधर भस्मा की कुटिल चाल के आगे भीखा देव कुछ समय के लिए पस्त सा हो गया था। उसे कौशल की सलामती के लिए उस धुएं के असर को खत्म करना पड़ा था। अब उसका अगला मकसद था कौशल की जान बचाना, इसलिए वह कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। ठीक उसी पल अंगारों सी आंखें दिखाते हुए कौशल के भीतर बैठा भस्मा गुर्राया, सब व्यर्थ है अड़ियल बूढ़े, मेरा बाल तक नहीं उखाड़ सकेगा तू। तूने यहां आकर जो गुस्ताखी की है, उसका पहला इनाम ये ले। उसके यह कहते ही कौशल ने अपना हाथ हलक में घुसा दिया और अंदर तक अपना सब कुछ फाड़ दिया। अब वहां पर हंसी और चीखें सम्मिलित रूप से गूंज रही थीं। हंसी भस्मा की थी और चीखें कौशल की। कुछ पल बाद ही कौशल का मृत जिस्म खून और मांस का लोथड़ा बनकर जमीन पर पड़ा हुआ था। यह भयंकर दृश्य देखकर रामलाल गश खाकर जमीन पर जा गिरा। यह क्रूर कृत्य देखकर भीखा देव की आंखों में खून उतर आया, मगर इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके कानों में विवेक की चीखें पड़ी। वह जल्दी से उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां से चीख सुनाई पड़ी थी। वहां पहुंचकर जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर दंग रह गया। वह दो लड़कियों के बीच घिरा विवेक खुद को बचाने के लिए जूझ रहा था, और वे लड़कियां नेहा और सृष्टि ही थीं। एक ने उसकी टांगें पकड़ रखी थीं तथा दूसरी उसका गला दबाने का प्रयास कर रही थी। उनके हाव भाव देखकर लग रहा था कि वे अपने होशो हवास में ही नहीं थीं। नेहा गुर्राई, तेरी इतनी हिम्मत जो इन लड़कियों को ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचा, ले अब भुगत इसका अंजाम। सृष्टि के मुंह से बच्चे की आवाज आई, हाँ मां, तुम ठीक कहती हो, इसको मार डालेंगे हम, फिर बड़ा मजा आएगा। यह कहकर बच्चों की तरह ताली बजा रही थी सृष्टि, मगर अब भीखा देव उनको कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसने एक पुड़िया निकाली और एकदम से उसकी राख सी उन सब पर उछाल दी। मिर्च सा लाल पाउडर दोनों पर जा गिरा। चीखती चिल्लाती हुई दोनों वहीं लुढ़क गईं। उसके बाद विवेक के साथ मिलकर उसने मुझे ढूंढा। वही एक कोने में बेहोश पड़ा था मैं। कंधे से बहते खून के कारण ही
शायद इतनी देर तक बेहोशी छाई रही थी। भीखादेव ने लड़कियों के माथे पर अपने अंगूठे से दबाव देकर कुछ मंत्र पढ़े और उनकी तर्जनी उंगलियों को भी जोर से दबाया। ऐसा करते ही उन दोनों ने आंखें खोल दी। अब सृष्टि विवेक के गले से लग गई और रोने लगी। इसका मतलब यह था कि अब वह अपने पूरे होशो हवास में थी। नेहा ने भी मेरा सिर अपनी गोद में रखा और मुझे होश में लाने का प्रयत्न करने लगी। इस पर जानलेवा हमला हुआ है, जिससे यह अपनी सुध बुद्ध खो बैठा है। इसे डॉक्टर की जरूरत है, वरना यह मर भी सकता है। भीखादेव की बात सुनकर चीख पड़ी नेहा। नहीं, मैं इनको कुछ नहीं होने दूंगी। उसके बाद विवेक, सृष्टि और नेहा मिलकर मुझे वहां से उठाकर ले चले। भीखादेव ने बताया कि बंगला अभी रहने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि उसे चारों तरफ सफेद पदार्थ द्वारा बांधा गया है, जो कि अभिमंत्रित रेखा है, ताकि कोई दुष्ट आत्मा भीतर न घुस पाए। कुछ समय बाद वे सभी वापस बंगले में आ चुके थे। सृष्टि मेडिकल कोर्स की स्टूडेंट थी, इसलिए वह आसानी से मेरी दवा दारू कर सकती थी। वैसे वह पगली इस वक्त मेरी हालत पर आंसू बहा रही थी। शायद प्यार कर बैठी थी वह मुझसे। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और मैंने कुछ घंटे बाद आंखें खोली। मुझ पर हुए जानलेवा हमले के बाद मैंने जिंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर विवेक की दोस्ती और सृष्टि के प्रयास ने मुझे बचा ही लिया था। उसके बाद जब सृष्टि ने बताया कि किसी ने पीछे से उसका मुंह भींच लिया था और उसने हमलावर को देखा, तो हैरान रह गई कि वह नेहा ही थी, जिसके शरीर में कोई चुड़ैल सवार थी। भीखादेव समझ गया था कि यह काम भस्मा की बीवी रानी की आत्मा का ही किया धरा है और मुझ पर हमला करने वाली खुद भस्मा की दुष्ट रूह थी। मकसद हमको उस समय मारना नहीं था, बल्कि बाद में शैतान की बलि चढ़ाना था, ताकि भस्मा और उसकी बीवी को शैतान द्वारा नया जिस्म मिल सके। यह सब भीखादेव ने हमको बताया था। उसने यह भी कहा कि अभी सभी समस्याओं का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि भस्मा और उसकी चुड़ैल बीवी फिर से पलटवार करेंगे, क्योंकि कल ही चंद्र ग्रहण की रात है। इस बीच एक बात पर किसी का ध्यान नहीं गया था, और वह थी रामलाल की गुमशुदगी। इतनी देर से वह गायब था। सभी ने निश्चय किया कि रात को सोया जाएगा और सुबह ही यह तय करेंगे कि आगे क्या करना है। रात के 3 बज रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। कंधे में भी दर्द था। मेरे कानों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर मुझे पुकार रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो चांदनी में कोई खड़ा दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर मैं उछल पड़ा, क्योंकि वह रामलाल था। उसे जिंदा और सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जानता था कि वह भीतर नहीं आएगा, इसलिए बाहर से आवाज दे रहा था। मैं जल्दी से उठकर बाहर चला गया। गेट से बाहर निकलते समय मुझे याद आया और मैंने कहा, अरे रामलाल, अब तुम भीतर आ सकते हो, क्योंकि यह सफेद रेखा जब तक रहेगी कोई दुष्ट आत्मा अंदर घुस नहीं पाएगी। यह मुझे बूढ़े बाबा से पता चला था। इस पर रामलाल ने कहा, आप जल्दी बाहर आइए साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब मुझे बाहर जाना ही पड़ा। रामलाल ने बताया, जब मुझे होश आया तो मैंने भीखादेव को वहां देखा और उनके चेहरे पर मक्कारी भी देखी। मैं रामलाल की इस बात से हैरान रह गया। अगर उसने भीखादेव को बाहर देखा है तो फिर हमारे साथ अंदर कौन है? इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, रामलाल ने फिर कहा, और वह कह रहा था कि मैंने बंगले के चारों ओर जो सफेद रेखा खींची है वही उन सबको मौत देगी। यह कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा। मेरे होश उड़ गए यह सब सुनकर। मैंने आप देखा न ताव और जल्दी जल्दी उस सफेद रेखा को मिटाने लगा और रामलाल से भी यही करने को कहा। मैंने बहुत सी जगह से उसे मिटा दिया, लेकिन रामलाल ने इस काम में मेरा साथ नहीं दिया। यह देखकर मैं हैरान रह गया। जब मैंने रामलाल से यह सवाल किया तो उसके शरीर को जोर जोर से झटके लगने लगे। अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से 3 साएं हंसते हुए बाहर निकले, जिनमें एक छोटा बच्चा भी लग रहा था। अगले ही पल मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। जब वे तीनों साएं बंगले में घुस गए थे, रामलाल के जिस्म पर कब्जा जमाए रूहों ने अनजाने में मुझसे वह रेखा मिटवा दी थी, जिससे वह सब वापस बंगले में लौट आए थे। और यह सब मेरी गलती से हो गया था। मैं बदहवास सा वापस भीतर भागा और ठीक उसी समय मेरे कानों को एक तेज चीख सुनाई दी। वह बूढ़े भीखादेव के अलावा और किसी की नहीं थी। तो क्या उन दुष्ट रूहों ने उन्हें मार डाला था और हमारी आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर दिया था? मैं भागा भागा जब भीखादेव के कमरे में पहुंचा तो अंदर का नजारा देखकर दहल उठा। 3 साए उसके आसपास उसे घेरे खड़े थे। भस्मा के नुकीले पंजे उसके पेट को बींध चुके थे। उसकी चुड़ैल बीवी रानी
और छोटा बच्चा भी उसे जकड़े हुए थे। भीखा देव पर अचानक हमला हुआ था। शायद उस समय वह सो रहे होंगे, वरना किसी की क्या औकात थी जो उन पर यूं जानलेवा प्रहार कर पाता। मैंने गुस्से में उन पर छलांग लगा दी, मगर मेरा शरीर उन्हें छू तक नहीं पाया। आर पार निकलते हुए मैं एक ओर जा गिरा। तब तक इतना हंगामा खड़ा हो चुका था कि विवेक, नेहा और सृष्टि भी वहां आ पहुंचे थे। यह भयंकर नजारा देखकर वे तीनों भी हैरान और डरे हुए दिखाई दे रहे थे। भस्मा और उसकी चुड़ैल बीवी के मुंह से लहू टपक रहा था और उनके मुंह से हूं हूं की डरावनी हुंकार निकल रही थी। घायल भीखा देव के पेट से रक्त के फव्वारे फूट पड़े थे। उसकी इस हालत पर शैतान अट्टहास कर हंस रहा था और इस सब का जिम्मेदार था मैं, क्योंकि अगर मैं भस्मा की चाल में न फंसा होता तो ये सब न होता। मगर अब पछताने से कुछ हासिल होने वाला नहीं था। यूं धोखे से वार करके खुश मत हो जालिम। पीड़ा को दबाने के प्रयास में भीखा का चेहरा बिगड़ रहा था, मगर घायल शेर की तरह दहाड़ा वह। अपने घिनौने इरादों में अब भी कामयाब न हो सकेगा तू। तू रोकेगा मुझे कमजोर बूढ़े, या फिर तेरी यह नाकारा टीम? दहाड़ा भस्मा। तुझे वह ऊपर वाला रोकेगा जिसने तुझसे भी बड़े बड़े दरिंदों को सबक सिखाया है। फिर कहा भीखा देव ने, ख्याल तो अच्छा है अड़ियल बूढ़े, लेकिन ऐसा कुछ चमत्कार अब होगा नहीं। यह दृश्य देखकर मैं चीखा, विवेक, तुम नेहा और सृष्टि को लेकर निकलो यहां से अभी, इसी वक्त। यह सुनते ही विवेक दोनों लड़कियों के साथ बाहर भागा, मगर ठीक उसी समय भस्मा की चुड़ैल बीवी और बच्चा उनके सामने आ गए। दोनों की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थीं और नुकीले दांतों से लहू टपक रहा था। यह डरावना नजारा देखकर लड़कियां चीख पड़ी और रुक गईं। मैं फिर से चिल्लाया, रुको मत, बंगले से बाहर भाग जाओ अभी, इसी वक्त। लड़कियां फिर से हिम्मत जुटाकर दूसरी ओर से भागी। यह देखकर चुड़ैल और बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगे और अगले पल आश्चर्यजनक रूप से बंगले की खिड़कियां और दरवाजे एक एक करके बंद होने लगे। उनके बंद होने से भड़भड़ की तेज आवाजें गूंज उठीं। अब सभी वहां पर बुरी तरह फंस चुके थे। हम सब की हालत किसी चूहेदानी में फंसे चूहों जैसी हो गई थी। उसी समय एक जोरदार खच की आवाज हुई और भस्मा ने भीखा देव की गर्दन धड़ से अलग कर दी। यह विभत्स दृश्य देखकर लड़कियां चीख चीख कर रोने लगीं। मैं और विवेक भी यह क्रूर कृत्य देखकर दहल उठे थे। तुम सबकी मौत इससे भी बुरी होगी, दहाड़ा शैतान। मगर तुम्हारी मौत आज नहीं, बल्कि चंद्र ग्रहण की रात होगी। उधर चांद घटेगा और इधर तुम्हारा गला कटेगा। तब तक के लिए तुम्हारे कस बल निकाल दूं, ताकि तुम किसी विरोध के काबिल ना रहो। यह कहते हुए भस्मा की दुष्ट रूह विवेक के शरीर में घुस गई। विवेक के शरीर को झटका सा लगा और अगले ही पल उसके चेहरे पर शैतानियत नाच उठी। हैरान परेशान मैं कुछ कर पाता, उससे पहले ही चुड़ैल और उसके बच्चे की आत्माएं नेहा और सृष्टि के भीतर भी समा गईं। अगले पल दृश्य बड़ा खतरनाक था। उन तीनों पर शैतान पूरी तरह सवार था और वे हिंसक होकर एक साथ मुंह पर टूट पड़े। लड़कियों ने अपने तेज नाखूनों से मेरा चेहरा लहूलुहान कर डाला। विवेक ने तो मेरी गर्दन ही दबोच ली थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मुझे अपनी मौत स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। उसी समय बाहर से कोई दरवाजे को पीट रहा था और मुझे और विवेक को पुकार रहा था। वह रामलाल था, जो शायद हंगामा सुनकर भीतर आना चाहता था। कुछ समय के लिए उन सब का ध्यान बंटा और इतना समय काफी था मुझे उनके चंगुल से छूटने के लिए। मैं ऊपर की तरफ भागा, मगर वे सभी मेरे पीछे पीछे भागे। मैंने एक कमरे में जाकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और राहत की सांस ली, मगर वे तीनों बाहर से दरवाजे को बुरी तरह तोड़ने पर उतारू थे। यहां तक कि लड़कियां तो चिल्ला चिल्ला कर दरवाजे पर अपना सिर भी पटक रही थीं। मुझे महसूस हो रहा था कि उनके वहशीपन के सामने यह दरवाजा ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा और उसके बाद क्या होगा, वे मुझे चीर फाड़ डालेंगे। अपने खौफनाक अंजाम की कल्पना से मैं दहल उठा। मैंने इधर उधर से फर्नीचर उठाया और दरवाजे के सामने अड्डा दिया। शायद इससे कुछ और समय तक दरवाजा टूटने से बच सके और इतने समय में शायद कोई रास्ता निकल आए या फिर कोई चमत्कार हो जाए। ऐसा ही सोचते हुए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था। कुछ देर बाद दरवाजे पर होने वाली प्रहार की आवाजें बंद हो गईं। मैंने कुछ सुकून महसूस किया। शायद कुछ समय के लिए बला टली, मगर मेरी यह खुशफहमी ज्यादा देर न टिक सकी और न ही वह दरवाजा। भड़ाक भड़ाम की आवाजों के साथ दरवाजा धराशायी हो गया और वे सभी एक साथ मुझ पर टूट पड़े।
अब की बार मुझे बचने का कोई मौका नहीं मिल पाया था। मेरे शरीर पर एक के बाद एक तगड़े प्रहार हुए। मेरे मुंह से चीखें निकली। मेरी चेतना लुप्त होने लगी। इस बीच मुझे महसूस हुआ कि वे मुझे घसीटते हुए कहीं बाहर ले जा रहे हैं। कुछ घंटों बाद जब मुझे होश आया तो मैं शैतानी मूर्ति के सामने मुंह के बल जमीन पर गिरा हुआ था। मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि मैं खुद को बचाने की कोशिश कर सकूं। नेहा और सृष्टि के बाल बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर डर लग रहा था। वे दोनों जमीन पर इधर उधर लेटती सी फिर रही थीं। आसमान पर चांद अपनी छटा बिखेर रहा था और धीरे धीरे अब उस पर ग्रहण लगना शुरू हो चुका था। विवेक के जिस्म पर कब्जा किए भस्मा कातिल मुस्कान के साथ शैतानी मूर्ति की ओर बढ़ा। उसके हाथों में एक गंडासा थमा था जो उसने मूर्ति के हाथ से ले लिया था। क्या हम सभी बेमौत मरने वाले थे? क्या आज शैतान की जीत होकर इंसानियत की हार होगी? इस प्रकार के अनेकों सवाल मेरे मन में भूचाल सा ला रहे थे। मैंने अपनी आखिरी कोशिश करने की ठानी। मैं पूरा जोर लगाकर चिल्लाया, होश में आओ विवेक, संभालो खुद को। जानते भी हो कि क्या अनर्थ करने जा रहे हो तुम? जिन दोस्तों पर तुम जान छिड़कते हो, आज उनकी ही जान के प्यासे बन गए हो तुम। प्लीज एक बार होश में आ जा मेरे भाई। सब व्यर्थ है चिकने, हंसा शैतान। तुम सब की बलि तो आज चढ़ के ही रहेगी। शैतान की प्यास बुझेगी आज, और मैं और मेरा परिवार फिर से नए जिस्म पालेंगे। यह कहते हुए उसके मुंह से कुछ मंत्र फूट पड़े। फलस्वरूप शैतान की आंखें बल्ब की तरह चमकने लगीं और इसी के साथ विवेक के जिस्म पर कब्जा जमाए भस्मा के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। वह मेरी तरफ गंडासा लेकर बढ़ने लगा। सबसे पहले तेरी बलि चढ़ेगी लड़के, और उसके बाद इन लड़कियों की। सबसे अंत में यह लड़का खुद अपना सिर काटकर शैतान के चरणों में अर्पित कर देगा। उसके खूनी इरादे जानकर मैं दहल उठा। मैंने अब उससे मुकाबला करने का आखिरी प्रयास करने का फैसला किया। अगर मरना ही है तो क्यों ना मुकाबला करके मरा जाए। इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर पास में पड़ा एक लकड़ी का मोटा लट्ठा उठाया और विवेक के हाथ पर वार किया। उसके हाथ से गंडासा छूटकर दूर जा गिरा। मेरी इस हरकत से जैसे आग बबूला हो उठा वह, और उसके एक इशारे पर ही पीछे से सृष्टि ने मुझ पर लात से प्रहार किया। अचानक हुए इस हमले के लिए मैं तैयार नहीं था। मैं फिर से जमीन सूंघने लगा। अब नेहा और सृष्टि ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उनके जिस्म में पता नहीं कैसी शैतानियत सवार थी कि मैं चाहकर भी खुद को उनसे छोड़ा नहीं पा रहा था। मुझे शैतान की मूर्ति के सामने पेट के बल लिटा दिया गया। अब मेरा अंत निकट था। मैंने बेबसी में अपनी आंखें मूंद लीं। तब तक विवेक फिर से गंडासा संभाल चुका था और गुर्राता हुआ सा मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसने हवा में गंडासा लहराया और एक चीख गूंजी, लेकिन यह चीख मेरे मुंह से नहीं बल्कि खुद विवेक के मुंह से निकली थी, क्योंकि उसके गंडासे वाले हाथ पर किसी चीज का जोरदार प्रहार हुआ था और एक बार फिर से गंडासा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। मुझे ऐसे किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए मैंने उस तरफ नजरें घुमाईं जिस तरफ से वार हुआ था, और इसी के साथ मैं हैरानी से लगभग उछल पड़ा। मेरे मुंह से निकला, भीखा देव। हाँ, वह भीखा देव ही थे जिन्होंने मुझे बचाया था, जो साक्षात मेरे सामने खड़े थे, जिंदा और सही सलामत। उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी और उनके साथ ही एक अन्य साधु भी खड़े थे जिनके चेहरे पर अनोखा तेज था और जो युवा थे। इतना ही नहीं, उस दूसरे साधु ने कुछ जलते हुए गोले निकाले और उस स्थान पर जल्दी से फेंक दिए। भीखा देव ने एक लोटे से अभिमंत्रित जल लिया और मुझे छोड़कर विवेक और दोनों लड़कियों पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उनके मुंह से चीखें निकलने लगी। वे वहां से भागने लगे, मगर गोलों से निकली हुई आग ने उस स्थान के आसपास एक घेरा बना दिया, जिसमें से चाहकर भी वे बाहर नहीं निकल सके। एकदम से बाजी पलट गई थी। क्यों कैसी रही भस्मा? मुझे सही सलामत देखकर हैरान हो कि मुझे तो तुमने मार डाला था, फिर मैं जिंदा कैसे हो गया? एक विजयी मुस्कान भीखा देव के चेहरे पर थी। मैं तो कभी मरा ही नहीं था मूर्ख, बल्कि तुझे मारने का बंदोबस्त करने चला गया था यहां से। तूने जिसे मारा वह एक छलावा मात्र था, तुम्हारा दृष्टि भ्रम। आखिर हम भी तंत्र और मंत्र जानते हैं कुछ, उन्होंने समझाया। आखिरकार अपने परम शिष्य आनंद देव को यहां लाना था, क्योंकि तुम्हें परास्त करने के लिए हम दोनों की ही एक साथ आवश्यकता थी। मैं जानता था कि चंद्र ग्रहण से पहले तुम किसी का अहित नहीं करोगे, इसलिए बंगले से चुपचाप चला गया था मैं।
और तुमने समझा कि मैं यही हूं। उसी भ्रम में रहकर तुमने मेरे प्रतिरूप पर वार किया। बाकी मेरे घायल होने और मरने का मायाजाल बस तुम्हें उलझाए रखने के लिए था। मकसद था कि उतने समय में मैं तुझे नरक भेजने का पूरा इंतजाम कर सकूं, जो कि अब मैंने कर लिया है। भस्मा दहाड़ा, तू बहुत खतरनाक है बुड्ढे, लेकिन तू भूल गया कि हमारा कब्जा अब भी तेरी कागजी टीम पर है, और अगर मैंने एक इशारा किया तो उनके जिस्म लोथड़ों में बदल जाएंगे। भीखादेव हंस पड़ा। तुम बड़े बेवकूफ भूत हो भाई। अभी मैंने बताया था कि मैं पूरी तैयारी से आया हूं। तेरा कोई वार आज नहीं चलेगा। यह आग की लपटें तुमको यहां से भागने नहीं देंगी, और आनंद देव द्वारा पढ़े गए मंत्रों के कारण तुम्हें इन बच्चों के जिस्म से बाहर निकलना ही होगा, वरना अभिमंत्रित जल के छींटे तुम्हें चीखने पर मजबूर कर देंगे। इसी के साथ आनंद देव ने तेज मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। साथ साथ भीखादेव जल के छींटे उन पर मारने लगे। चीखें गूंज उठी वहां पर, और सचमुच ही भस्मा, उसकी चुड़ैल बीवी और बच्चा विवेक, नेहा और सृष्टि के जिस्म से बाहर आ गए। अगले पल तीनों जमीन पर बेहोश पड़े थे। आनंद देव और भीखादेव ने लपक कर उनको आग के घेरे से बाहर खींच लिया। मैं भी आग के घेरे से बाहर आ गया। अब आग की लपटें सिकुड़ने लगीं। आनंद देव के मंत्रोच्चार तेज होते गए और शैतान परिवार की चीखें गूंजती रहीं। कुछ समय बाद आग का घेरा इतना छोटा हो गया कि वे शैतान बच नहीं पाए। उनकी अंतिम चीखें गूंजी और विलीन हो गईं। अंतिम बार एक शोला उठा और धुएं सा बनकर सब कुछ गायब हो गया। भस्मा और उसका शैतानी परिवार नरक भेज दिए गए। शैतानी ताकत हार गई थी, सच्चाई की जीत हुई थी। अगले दिन बंगले के एक कमरे में मैं और नेहा तथा दूसरे में विवेक और सृष्टि ठहरे हुए थे। मैंने नेहा की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या उम्र भर मेरा साथ निभा सकोगी? मरते दम तक चाहूंगी तुम्हें, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वह मेरे सीने से लग गई। मुझे जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसी समय बाहर कुछ गिरने की जोरदार आवाज हुई। डरकर नेहा मुझ में सिमट गई। मैंने बाहर जाकर देखा तो नास पीटे रामलाल के पास पड़ा एक बर्तन था, जो उसके हाथों से छूटकर गिर गया था।